हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या उन वर्षों की याद दिलाती है जब संगठित अपराधों गिरोहों ने शहर को आतंकित किया था। संगठित अपराध गिरोहों की संलिप्तता 1990 के दशक की याद दिलाती है, जब ऐसे गिरोहों की खुली मौजूदगी बहुत आम थी। अमीर और मशहूर लोग गैंगस्टरों की जबरन वसूली के डर से कोई भी त्यौहार नहीं मना पाते थे। इसके बाद उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा गोली मार दी जाती थी या अपराध संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह कानून विशेष रूप से गिरोहों की हिंसक नापाक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। न्यायिक जांच के कारण मुंबई में पुलिस द्वारा एनकाउंटर की हत्याएं धीरे धीरे कम होती चली गई। हालांकि अपराध सिंडिकेट से जूझ रहे अन्य राज्यों ने विवादास्पद इनकाउंटर संस्कृति का अनुकरण करना शुरू कर दिया, जो न्याय प्रणाली की विफलता का सीधा संकेत है। एक कुशल तकनीकी रूप से उन्नत पुलिस फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और न्यायिक बुनियादी ढांचे को शामिल करने के बजाय उन्होंने इनकाउंटर के तेज लेकिन निश्चित रूप से हानिकारक विकल्प को चुनना पड़ा। मुंबई के अपराधी गिरोहों की शुरुआत शराब की तस्करी और जुए से हुई और धीरे धीरे वे चांदी, सोना, रसायन, नशीले पदार्थों की तस्करी करने लगे। नागरिकों की सद्भावना को भुनाने के लिए वे आधुनिक समय के रॉबिन हुड की तरह काम करते थे। गणपति पूजा का आयोजन करते थे, बीमार और विकलांगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करते थे और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। 80 के दशक की शुरुआत में मुंबई में मिलों की हड़ताल के कारण अभूतपूर्व बेरोजगारी के साथ युवा बेरोजगार पुरुष आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए गिरोहों में शामिल हो रहे थे। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, मुरलियार, इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम ने फैसले लिए। लोकल लड़के भी अरुण गवली और अश्विन नाइक जैसे उभरते गिरोहों में शामिल हो गए। ये गिरोह जल्द ही जमीन की कमी से जूझ रहे मुंबई में रियल एस्टेट के बेहद मुनाफे वाले कारोबार में लग गया। जमीन विवाद को निपटाने में सिविल अदालतों में 20-20 साल लग जाते थे, लेकिन गैंगस्टरों की कंगारू अदालतों में 20 दिन में ही ये मामले निपट जाते थे। व्यवसायी, बिल्डर और राजनेता उनके पास अपना हिसाब चुकता करने के लिए आते थे, जिससे संगठित अपराध में तेजी आई। अगर विवादास्पद पक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं होता था तो बंदूक उठा लेते थे। जल्द ही सुरक्षा राशि आम हो जाती थी। मशहूर हस्तियों और उद्योगपतियों को अपनी ओर अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से एक राशि का भुगतान करने के लिए कॉल आते थे। हिंसक गैंगस्टरों का डर कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर कम भरोसा और विवादित मामलों पर बहुत ज़्यादा लंबित होना जैसी बातों में त्वरित विवाद निपटान तंत्र की बाढ़ सी आ गई। बहुत तेज मामले लोग निपटा देते थे। संगठित आपराधिक कानून गिरोह शिथिल रूप से कॉर्पोरेट संरचना की नकल करते हैं। एक सदस्य को उनके शामिल होने के आधार पर मासिक भुगतान का आश्वासन देते थे। आपराधिक गतिविधियां और विशिष्ट ऑपरेशन किए जाते थे। वफादारी सबसे मजबूत सामान्य गुण होता था और इसे कानूनी मदद प्रदान करके पुलिस मुठभेड़ों में गिरफ्तार या मारे गए लोगों के परिवारों की देखभाल करके विकसित किया जाता था। गिरोह का नेता अपने चारों ओर एक मुख्य वफादार टीम रखता था, जो फील्ड ऑपरेटरों को निर्देश देता था, जो शायद कभी अपने स्वामी और मालिक को देख पाते थे। एक शख्स पदानुक्रम बनाए रखा जाता था और एक जरूरत जानने की नीति सुनिश्चित करती थी। जब गिरोह का कोई सदस्य गिरफ्तार होता है तो वह बहुत सीमित जानकारी ही बता सकता है। इन अपराध सिंडिकेट में शामिल होने की प्रेरणा वित्तीय लाभ से लेकर धर्म और राष्ट्र के नाम पर
अच्छा महसूस कराने वाले कारकों तक होती थी। लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह सक्रिय है, जबकि उसका मुखिया करीब 1 दशक से जेल में है, जिससे यह बात पुख्ता हो गई कि उसे ताकतवर राजनेताओं का कहीं ना कहीं जरूर कुछ मामला होगा और उनके कनाडा कनेक्शन उसे भारत में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति देते हैं। क्या मुंबई पुलिस सबूत इकट्ठा करने और यह साबित करने में सक्षम होगी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश साबरमती जेल के भीतर रची गई थी? यह अभी देखा जाना बाकी है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 368 ए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत गृह मंत्रालय का आदेश विवादास्पद है, क्योंकि यह राज्य पुलिस को पूछताछ के लिए बिश्नोई को अपने मुख्यालय में ले जाने की अनुमति नहीं देता है। इनसे गैंगस्टरों के राजनीतिक संरक्षण के बारे में अटकलों को और भी हवा दी जा सकती है। अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए 1993 में स्थापित बोहरा समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने काफी ताकत और धन विकसित की है और सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य नेताओं के साथ संबंध स्थापित किए हैं ताकि वे दंड से मुक्त होकर काम कर सके। मुंबई और भारत में हिंसक अपराध सिंडिकेट के फिर से उभरने का अंत करने का समय अब आ गया है। इसे मुठभेड़ों के जरिए नहीं, बल्कि एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली से इसका अंत किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि न्यायालय व्यवस्था ठीक हो जाए और जल्दी न्याय मिलने लगे और अपराधी न्याय व्यवस्था से डरने लगे, तो स्वतः ही अपराध पर लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह समाचार कैसा लगा? अगर आपको यह समाचार अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। हमारी कमियों को भी बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।